सो वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं रिवीजन अपने बायो का। सो लेट्स स्टार्ट। सो सेल, सेल इज़ एन इंग्लिश वर्ड। ठीक है, सेल क्या होता है? इंग्लिश वर्ड होता है। सेल का लैटिन वर्ड होता है साइटो, विच मीन्स ए स्मॉल रूम। इसलिए सेल की स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक, सेल की फर्स्ट डेड सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में। इन्होंने कॉक स्लाइस से, लकड़ी की छाल से एक डेड सेल को देखा था, मृतिक कोशिका को देखा था। रॉबर्ट हुक की बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। इन्होंने एक हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर को देखा था। फर्स्ट लिविंग सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वॉन लीवेनहॉक इन 1674। इन्होंने एक ऑर्किड के फ्लावर्स में देखा था, इन्होंने तालाब में एक बैक्टीरियल सेल को देखा था। ये भी एक जानकारी है, इन्होंने फर्स्ट बैक्टीरियल सेल को देखा था, इसलिए इन्हें बैक्टीरियोलॉजी का फादर कहा जाता है या माइक्रोलॉजी का फादर कहा जाता है। देन सेल थ्योरी, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म वेदर इट इज़ ए प्लांट और एन एनिमल इज मेड अप ऑफ वेरियस सेल्स। ठीक है, सेल थ्योरी जो कि 1838 और 1839 में श्लीडर एंड स्वान ने दी थी। ये बॉटनिस्ट और जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने ये सेल थ्योरी दी थी और कहा था कि सारे जो लिविंग चीज़ें हैं, कोई भी हो, चाहे प्लांट हो और एनिमल हो, वो क्या किससे बनी है? सेल्स बनी। मतलब बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है हमारे शरीर के? सेल्स हैं। अब मॉडर्न सेल थ्योरी 1855 में रुडोल्फ विर्शो ने दी थी। इन्होंने कहा था ओमनी सेलुला ई सेल्युला, जिसका मतलब है एवरी न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम ए प्री मैच्योर सेल, प्री एग्जिस्टिंग सेल। और यही हमारा सेल डिवीजन बनता है कि जो नया सेल होता है वो पुराने सेल से बाहर आता है। तो सेल को ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ न्यूक्लियस, कि उनका न्यूक्लियस कैसा है, उसमें दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक तो प्रोकार्योटिक और एक यूकार्योटिक। अब मैं कार्योटिक और प्रो में इतना डिफरेंस क्यों दे रही हूँ? क्योंकि प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव या फिर दैट इज़ प्राइमरी, ओके, ओल्ड समझ लें आप। और कार्योट का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस ओल्ड किस्म का हो, मान लें आप नोकिया मोबाइल, उसमें ज़्यादा फीचर्स नहीं होंगे। और यू का मतलब डेवलप्ड और कार्योटिक का मतलब न्यूक्लियस। तो प्रोकार्योटिक मतलब ओल्ड न्यूक्लियस वाले और यूकार्योटिक मतलब डेवलप्ड न्यूक्लियस वाले। जैसे आप समझ लें आपका नोकिया और आपका आईफोन। नोकिया में उतने फीचर्स नहीं होंगे जितना फीचर्स हमारे आईफोन में होंगे। तो इनके में क्या होता है? प्रोकार्योटिक सेल्स में न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता है, मतलब इसमें एक मेम्ब्रेन नहीं होती है आजू बाजू में। इनमें डबल बॉन्डेड क्या नहीं रहते हैं? ऑर्गेनल्स नहीं रहते। अब ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? ऑर्गेनल्स होते हैं स्मॉल ऑर्गन्स। चलिए अब हम सेल ऑर्गेनल्स पे आते हैं। पहले प्रोकार्योटिक 3 चीज़ों में पाए जाते हैं: बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। सेल ऑर्गेनेल में सबसे पहले बात आती है सेल वॉल की। सेल वॉल आर ओनली फाउंड इन प्लांट सेल्स। ठीक है, प्लांट सेल्स में ही होती हैं ये, एनिमल सेल में नहीं होती हैं। ये क्या करती है? रिजिडनेस, हार्डनेस और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। देखो, जैसे प्लांट्स एक स्ट्रक्चर में होते हैं, रिजिड होते हैं, लेकिन वी आर फ्लेक्सिबल, है ना, इसलिए हमारे पास सेल वॉल नहीं, मतलब, और प्लांट के पास सेल वॉल है। सेल वॉल जो होती है परमिएबल इन नेचर होती है, मतलब ये पारगम्य होती है, इसके अंदर से बाहर से चीज़ें आ जा सकती हैं। ठीक, प्लांट की जो सेल वॉल होती है, अब मतलब 3 चीज़ों में सेल वॉल पाई जाती हैं: बैक्टीरिया, फंगस और प्लांट्स। प्लांट्स की सेल वॉल बनी रहती है सेल्यूलोज से, और उसका न्यूट्रिएंट क्या होता है, मतलब एलिमेंट कौन सा होता है? कैल्शियम। ठीक है, बैक्टीरिया की बनी रहती है पेप्टाइडोग्लाइकॉन से, और फंगस की बनी रहती है काइटिन से, या फिर इसको फंगल सेल्यूलोज भी कहा जाता है। देन सेल मेम्ब्रेन हर एक सेल में होती है, वेदर इट इज़ ए प्लांट और एन एनिमल सेल। इट इज़ सेमी परमिएबल इन नेचर, मतलब क्या होता है, इससे कुछ चीज़ें अंदर बाहर जा सकती हैं, सारी चीज़ें नहीं जा सकती, लाइक सेल वॉल। और ये सारे ही सेल में होता है, और ये फॉस्फोलिपोप्रोटीन से बना होता है। ठीक है, लिपो मतलब लिपिड्स और प्रोटीन्स, लिपिड्स मतलब फैट्स। ठीक है, अब न्यूक्लियस की डिस्कवरी 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी, और इसको कंट्रोल रूम ऑफ द सेल या ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्योंकि सारे ऑर्गेनल्स का कंट्रोलर न्यूक्लियस होता है। इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल्स लाइक क्रोमोसोम्स और डीएनए फाउंड करते हैं। अभी हम न्यूक्लियस का भी स्ट्रक्चर देखेंगे।
ह्यूमन सेल्स के अंदर जो ह्यूमन न्यूक्लियस होता है उसके अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। फीमेल के अंदर भी 23, मेल्स के अंदर भी 23। जो फीमेल्स के अंदर 22 पेयर्स होते हैं वो XX क्रोमोसोम होते हैं, और जो एक पेयर अलग होता है वो XX होता है। लेकिन मेल के अंदर 22 पेयर तो सेम XX होते हैं और एक पेयर XY होता है, इसलिए इनको सेक्स डिटर्मिनेंट क्रोमोसोम कहा जाता है। किनको? XY को। जो सेम होते हैं उनको कहा जाता है ऑटोसोम्स, और जो डिफरेंट होते हैं एक पेयर उसको कहा जाता है एलोसोम्स। ये हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। और जीन्स को हम यूनिट ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। जीन्स आर फाउंड ऑन द क्रोमोसोम। देखो अभी अपने लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं एक न्यूक्लियस की फ़ोटो। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? देखो ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड होता है, मतलब इसके बाहर तो एक मेम्ब्रेन होती है जिन्हें हम कहते हैं इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अंदर वाली मेम्ब्रेन को हम इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं और बाहर वाली को आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब इन मेम्ब्रेन के इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर कुछ लिक्विडी पार्ट भरा रहता है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन नेटवर्क, ये जो उलझा हुआ धागा टाइप का आप देख रहे हैं ये होता है क्रोमेटिन नेटवर्क, जो कि एक न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, और ये न्यूक्लियोलस भी न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। और न्यूक्लियोप्लाज्म इज जस्ट लाइक साइटोप्लाज्म, जिससे सेल के अंदर का जो लिक्विडी पार्ट है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, ऐसे न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विडी पार्ट है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अब बाजू में जो आप देख रहे हैं वो क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम को अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, जैसे आप देख रहे हैं ये XX, इसका जो आधा आधा कहलाता है वो कहलाता है हमारा क्रोमेटिड। और क्रोमेटिड जहाँ 2 क्रोमेटिड आके मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं सेंट्रोमियर। ठीक है, सेंट्रोमियर। अब जो ये नीचे आप फोटो देख रहे हैं ये फीमेल वाली है, जो XX वाले क्रोमोसोम होते हैं, और ये जो XY वाले देख रहे हैं आप, इसमें देख सकते हैं कि एक पैर थोड़ा सा इसमें डिफेक्टेड होता है, इसलिए ये XY टाइप के दिखते हैं। अब जो क्रोमोसोम बना है ये किससे बना है? क्रोमेटिन नेटवर्क से बना है। क्रोमेटिन नेटवर्क क्या होता है? धीरे धीरे छोटा और मोटा होने लगता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। तो क्रोमेटिन नेटवर्क छोटा मोटा होकर क्रोमोसोम्स में बदल जाता है, और ये क्रोमोसोम्स में ही क्या होते हैं? ये जो पट्टे स्ट्रिप्स देख रहे हैं आप, ये होती है जीन्स। जीन्स क्या होती है? यूनिट ऑफ जेनेटिक्स होती है, मतलब इसी के अंदर बच्चे की जो ऑफस्प्रिंग है उसकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है कि पैर कितने बनने हैं, हाथ कितने बनने हैं, सूंड बननी है, पूंछ बननी है कि नहीं, ऐसे टाइप की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। और बाकी क्रोमोसोम में क्या होते हैं? DNA भी होते हैं। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिस्कवरी की थी पॉटर ने। ठीक है, ये न्यूक्लियस के जो बाजू बाजू में लगा रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसका फंक्शन क्या होता है? इंटरसेल्यूलर ट्रांसपोर्टेशन। 2 तरीके के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जिनमें राइबोसोम नहीं चिपकते हैं, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए खुरदुरे होते हैं क्योंकि उनमें राइबोसोम चिपक जाते हैं। अब राइबोसोम क्या होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर से राइबोसोम्स के कुछ पार्टिकल्स बाहर की तरफ निकलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाहर। अब ये बाहर जाके हमारे साइटोप्लाज्म में भी घूमते हैं, और कुछ चिपक जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। जहाँ ये चिपकते हैं वो सरफेस रफ हो जाती है, और वहाँ से ये जो राइबोसोम है वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो फैट सिंथेसिस करते हैं, है ना, चिकने रहते हैं वो, इसलिए वो फैट सिंथेसिस करते हैं। खुरदुरे वाले क्या? राइबोसोम्स क्या सिंथेसिस करते हैं? प्रोटीन। अब राइबोसोम्स के अंदर आते हैं, तो राइबोसोम की डिस्कवरी की थी पैलाडे ने, और ये सरफेस ऑफ ER में मिलते हैं। फंक्शन क्या होता है इनका? प्रोटीन सिंथेसिस, इसलिए इन्हें प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। अब 2 तरीके के राइबोसोम्स होते हैं, एक 70S और एक 80S। 70S 2 सब यूनिट से मिलके बनते हैं, 30S और 50S, और 80S भी 2 सब यूनिट से मिलके बनते हैं, 40S और 60S। 70S राइबोसोम्स जो होते हैं वो साइज़ में स्मॉल होते हैं, और 80S साइज़ में बिग होते हैं। और 70S जो है मेनली प्रोकारियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, जबकि 80S राइबोसोम्स यूकारियोटिक्स में पाए जाते हैं। ठीक है, एस का मतलब यहाँ सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या फिर स्वर्डबर्ग यूनिट से भी है। अब सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या? ये जो RPM
रोटेट पर मिनट वाली जो मशीन आती है, इससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा के कोई भी चीज़ को घुमाया जाता है। तो अभी मैंने ब्लड का एग्जांपल दिया है, देखिए जब ब्लड को बहुत ज़्यादा तेज़ घुमाया जाएगा बहुत स्पीड पे, तो क्या होएगा, जो सेल्स वाला पार्ट है जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट है, वो आपके टेस्ट ट्यूब के सबसे नीचे आ जाएंगे। मतलब आप समझ रहे हैं, सेडिमेंटेशन, जो चीज़ भारी रहेगी वो नीचे आ जाएगी। जैसे आप एक ग्लास में अगर मिट्टी मिला दे तो और मिक्स कर दे तो थोड़ी बाद मिट्टी आके नीचे सेटल हो जाएगी। तो कुछ ऐसे ही ये फोर्स भी काम करता है। ऊपर आपका प्लाज्मा आ जाएगा और सबसे ऊपर आ जाएगा सीरम। ऐसे ही जब राइबोसोम्स को घुमाया जाएगा तो जो सबसे भारी वाला है 60, 50 और फिर 40 और 30 जैसे जमा हो जाएंगे। देन हम बात करते हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी कॉलीगर ने की थी, लेकिन अच्छे से इनकी डिस्कवरी अल्टमान ने की थी और फिर इनको अल्टमैन ने नाम दिया था बायोब्लास्ट। बेंडा ने इनको नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे 3 साइंटिस्ट के आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। अब माइटोकॉन्ड्रिया इज़ नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन के थ्रू ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है एनर्जी पे। ठीक, ग्लूकोज मतलब C6H12O6 प्लस 6O2 के मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनाते हैं, 6CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। 38 ATP रिलीज होते हैं, इसलिए ATP को एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनल होते हैं हमारे एनिमल सेल के याद रखिएगा। एनिमल सेल के फर्स्ट या फिर प्लांट सेल के फर्स्ट लार्जेस्ट कौन से होंगे, न्यूक्लियस। एनिमल सेल के सेकंड होंगे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लांट सेल के सेकंड होंगे प्लास्टेड वैसे माइटोकॉन्ड्रिया से भी बड़े होते हैं। तो इन जनरल ऐसा होता है, न्यूक्लियस फिर प्लास्टेड फिर माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन क्योंकि एनिमल सेल में प्लास्टेड नहीं पाए जाते, इसलिए डायरेक्ट सेकंड नंबर पे कौन आ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब देन बारी आती है, अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया में एक चीज़ और होती है, माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल बाउंडेड होता है। डबल बाउंडेड होने का मतलब है इसकी जो आउटर फोल्ड होती है वो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल फोल्ड कहलाती है, मेम्ब्रेन कहलाती है। जो इनर फोल्ड होती है इसकी, ये फोल्डेड होती है और इसे हम क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी के अंदर वाले पार्ट को हम मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया का अपना राइबोसोम और अपना DNA मिलता है। ठीक है, मतलब न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया भी एक ऐसा ऑर्गेनल है जिसके पास अपना खुद का राइबोसोम और खुद का DNA है। इसके पास राइबोसोम 70S का होता है, इसलिए इसे प्रोकारियोटिक इन यूकारियोटिक कहा जाता है। अब प्रोकारियोटिक क्यों? क्योंकि प्रोकारियोटिक में ही 70S राइबोसोम होता है, बाकी एनिमल सेल में हमारे पास 80S राइबोसोम होता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया को अलग से पावर लगती है थोड़ी बहुत, क्योंकि ये पूरे टाइम काम करता रहता है, इसलिए इसे एक छोटे पावर की भी ज़रूरत है, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस वाले कुछ चीज़ की ज़रूरत है, जो कि हमारा राइबोसोम। अब देखो लाइसोसोम में लाइस का मतलब होता है ब्रेकडाउन, ठीक, और सोम्स का मतलब होता है बॉडी। जैसे हमने सोम्स वाले कई चीज़ें पढ़े हैं ना, लाइसोसोम्स और ये वो। तो सोम्स मतलब होता है बॉडी, तो ऐसी बॉडी जो कि ब्रेक डाउन करती हैं। अब किसका ब्रेक डाउन करती हैं, देखो लाइसोसोम की डिस्कवरी की थी डी डुवे जो कि साइंटिस्ट है। इसे सुसाइडल बैग ऑफ द सेल या फाइटर सोल्जर ऑफ द सेल या फिर क्लीनिक एजेंट ऑफ द सेल के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके फंक्शन ही कुछ ऐसे हैं। ये क्या करता है, इंटरसेल्युलर डाइजेशन करता है। मतलब कोई भी ऑर्गेनल अगर थोड़ा सा भी डिफेक्टेड हो तो लाइसोसोम जाता है और उसे मार डालता है। ये प्रोटेक्शन का भी काम करता है। अगर कोई बैक्टीरिया या फिर हार्मफुल चीज़ें हमारे सेल के अंदर एंटर करती हैं तो लाइसोसोम क्या करता है, उन्हें मार देता है। और स्मॉल या फिर बिग ऑर्गेनल्स को भी ये क्या करता है, मार देता है विथ इट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं इनके, ये होते हैं हाइड्रोलाइटिक नेचर के एंजाइम्स होते हैं। इन्हें फेगोसाइटिक नेचर के एंजाइम्स भी कहा जाता है, जो कि एंजाइम्स ब्रेकडाउन में काम आते हैं। मतलब आप ये समझ लें कि कुछ एसिड टाइप का है जो कि चीज़ में पड़ जाए और उसको भस्म कर दे। ठीक, तो ये क्या करते हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस को या फिर डेड सेल ऑर्गेनल्स को क्लीन कर देते हैं, उन्हें मार देते हैं। और कई बार क्या होता है, ये खुद ही फट जाते हैं
और इनके खुद के फटने से क्या होता है, सेल पूरा ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इनका जो पूरा लाइसोसोम है वो पूरे सेल के अंदर बिखर जाता है और सेल नष्ट हो जाता है। इसलिए इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहा जाता है। लाइसोसोम्स ओनली हमारे एनिमल सेल्स में होते हैं, प्लांट सेल्स में नहीं होते हैं। अब गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपेरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये इसकी डिस्कवरी की थी कैमिलियो गोल्जी ने। इसका मेन काम क्या होता है, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग और सिक्रेशन। ठीक है, देखो इसे हम ट्रैफिक पुलिस या फिर ट्रैफिक मैनेजर के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या करता है, जैसे कोई सेल में कोई मान लो कमी हो गई तो वो क्या करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मान लो कोई सेल है जो उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, मतलब सॉरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन जो है किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपोप्रोटीन की। मान लो उसमें कुछ कमी आ गई है ना, वो थोड़ी सी टूट गई, ब्रेक डाउन हो गई, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रफ वाले होते हैं उनके पास रहता है प्रोटीन, तो वो अपने प्रोटीन किसके पास भेजेंगे, डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन में नहीं भेजेंगे, वो गोल्जी बॉडी के पास भेजेंगे। गोल्जी बॉडी देखेगा कि ये तो सिर्फ प्रोटीन है, अब वो लिपिड्स को भी प्रोटीन के साथ प्रोसेस और पैकेज करके भेज देगा अपनी सेल मेम्ब्रेन के पास कि तुम भाई रिपेयर हो जाओ। तो प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग का काम कौन करता है, हमारे गोल्जी बॉडी। इसका एक और काम होता है सिक्रेशन में, हर चीज़ का सिक्रेशन, जैसे आंसू का हो गया, पसीने का हो गया, या फिर जहाँ से भी सिक्रेशन होता है उसका भी काम कौन सा करता है, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी, अब देखो सिक्रेशन का मतलब क्या होता है, स्त्रावण, आप याद रखिएगा। अब वैक्यूल्स, तो वैक्यूल्स ना सिर्फ प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, ठीक, और ये सेल सैप मतलब सेल के रस को स्टोर करते हैं, इसलिए इन्हें स्टोरेज हाउस या फिर स्टोरेज ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है। ये बलून की तरफ होते हैं, इसमें जितना सेल सैप आता रहेगा ये फूलते जाएंगे, नहीं तो ये पिचक जाते हैं, ठीक है। और इसके अराउंड मेम्ब्रेन जो होती है उसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है। अब देखो वैक्यूल्स प्लांट्स में बड़े होते हैं जनरली, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्लांट्स जो है ना पहले ही से बहुत सारा पानी जो है अपने, जब बारिश का सीज़न आता है तो इकट्ठा कर लेते हैं इन वैक्यूल्स में, फिर जब गर्मी का मौसम आता है तो उनको पानी की कमी हो जाती है, तो वो अपने वैक्यूल्स में भरे पानी से अपना काम चलाते हैं। अब बारी आती है हमारे प्लास्टिड्स की। प्लास्टिड की डिस्कवरी की थी ई हैकेल ने। ये भी सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं। 3 तरीके के प्लास्टिड्स होते हैं। फर्स्ट होते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट वो प्लास्टिड होते हैं जो कि कलरफुल होते हैं, और ये मिलते हैं कलरफुल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में, जैसे फ्लावर्स, फ्रूट्स और सीड्स, ठीक। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड होते हैं, ठीक, और ये कलरलेस पार्ट ऑफ द प्लांट में मिलते हैं, जैसे कि रूट्स। और क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के होते हैं, तो जो भी चीज़ ग्रीन कलर की होती है वो क्लोरोप्लास्ट के कारण होती है। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है जो वो मिलता है, और ये लीव्स और स्टेम्स में मिलते हैं, ठीक। क्लोरोप्लास्ट को ही हम किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो क्लोरोफिल है उसी की मदद से क्या होता है, गैस एक्सचेंज होती है और यहाँ फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, ठीक। और प्लास्टिड में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में भी अपना एक डीएनए, अपना एक राइबोसोम होता है, और न्यूक्लियस के अलावा ऐसे ही प्लास्टिड में भी अपना एक डीएनए और अपना एक राइबोसोम होता है, ठीक। तो न्यूक्लियस के अलावा 2 ऐसी जगह हैं जहाँ डीएनए और राइबोसोम होता है, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया। अब आती है बारी सेंट्रोसोम की। सेंट्रोसोम क्या करता है, सेल डिवीजन को इनिशिएट करता है, हेल्प करता है सेल डिवीजन में, और क्या करता है, स्पिंडल फाइबर्स को फॉर्मेट करता है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि स्पिंडल फाइबर क्या होता है। बात कर लेते हैं कुछ फैक्ट्स की। तो स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड इज माइकोप्लाज्मा, जिसे हम PPLO प्लूरोन्यूमेटिक लाइक ऑर्गेनिज्म के नाम से भी जानते हैं। ये एक बैक्टीरिया होता है, क्या, माइकोप्लाज्मा। लार्जेस्ट सेल होता है ऑस्ट्रिच का अंडा, मतलब ऑस्ट्रिच एग। स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी होता है स्पर्म सेल या फिर RBC। लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी होता है ओवम। लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी होता है न्यूरॉन, जो कि नर्व सेल होता है, हमारे दिमाग की सेल्स, है ना। प्रोटोप्लाज्म मतलब होता है साइटोप्लाज्म मतलब जो सेल के अंदर का जो द्रव्य होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर का द्रव्य होता है, और
अदर ऑर्गेनल्स जैसे कि राइबोसोम, हमने कितने सारे पढ़े, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी एंड बहुत सारे, तो ये सारे मिलके प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। प्रोटो मतलब लिविंग, जिंदा रहने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ही हैं, है ना। सेल मतलब बिल्डिंग ब्लॉक्स। अब प्रोटोप्लाज्म किसने वर्ड दिया था? पुरकिंजे ने दिया था। प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, ये किसने कहा था? ये हक्सले ने कहा था। तो ये आप बात थोड़ी ध्यान रखेंगे। अब डीएनए, डीएनए की जो खोज है, डिस्कवरी है, वो फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में करी थी। डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर मतलब डीएनए दो ऐसे साइड साइड से बनता है, उसको वॉटसन एंड क्रीक ने दिया था इन 1953। मतलब आप सोच सकते हैं कि ऑलमोस्ट 90 ईयर्स लग गए हैं इसका स्ट्रक्चर देने में, ठीक। और इसीलिए वॉटसन एंड क्रिक को नोबेल प्राइज भी मिला था इनका स्ट्रक्चर देने के लिए, किसका? डीएनए का। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक। अब जो सेल वॉल होती है वो किस किस में फाइंड होती है? बैक्टीरिया में, फंगस में और प्लांट में। प्लांट की किससे बनी रहती है? सेल्यूलोज से। बैक्टीरिया की पेप्टाइडोग्लाइकोन से और फंगस की काइटिन से। ओके, द सेल थ्योरी इज नॉट अप्लाइड फॉर वायरस, क्योंकि वायरस को हम लिविंग भी नहीं मानते और डेड भी नहीं मानते हैं। सेल थ्योरी मतलब दोनों सेल थ्योरी, एक तो 1838 1839 श्लीडन एंड स्वान वाली और 1855 रोडोल्फ विरशो वाली, ठीक है। अब बायोलॉजी जो ये शब्द है वो किसने दिया था? लेमार्क एंड ट्रेवेरेनस ने। जो कैल्शियम न्यूट्रेंट होता है वो सेल वॉल में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है। प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम में होता है। और ये जो नेटवर्क भी कहते हैं, द सब्सटेंस फाउंड इन मोर देन 80% ऑफ सेल्स। सेल्स में सबसे ज़्यादा क्या होता है? वाटर होता है, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट सिंथेसिस का काम करती हैं। क्रोमोसोम जो टर्म है वो किसने दिया था? वाल्डेयर ने दिया था 1888 में। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स आर नॉट फाउंड इन प्रोकारियोटिक सेल्स whereas सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एंड राइबोसोम्स आर फाउंड, ठीक। अभी हम इसको और अच्छे से पढ़ लेंगे आगे। प्लांट सेल में सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल नहीं होता है और एनिमल सेल में प्लास्टिड, वैक्यूल्स और सेल वॉल नहीं होते। वैक्यूल्स थोड़े छोटे होते हैं, ठीक है। अब साइड बाय साइड हम प्लांट सेल और एनिमल सेल को देख के समझेंगे कि इनके स्ट्रक्चर कैसा होता है। जो प्लांट सेल होते हैं ये थोड़े शेप में होते हैं ना, जैसे कि आप ये थोड़ा सा हेक्सागन टाइप का शेप दिख रहा है ना। और वहीं एनिमल सेल जो होते हैं, एनिमल में देखो ह्यूमन बीइंग भी आते हैं, तो ये थोड़े गोल से होते हैं। अब प्लांट सेल में आपको बीच में न्यूक्लियस दिखेगा। न्यूक्लियस थोड़ा और बड़ा होता है, सबसे बड़ा पार्ट क्योंकि न्यूक्लियस ही होता है ना। तो ये सबसे बड़ा आ जाएगा इसमें न्यूक्लियस। सेकंड इसमें आ जाएगा प्लास्टिड, तो थोड़ा आप डिफरेंस, साइज़ का डिफरेंस देख लेना। तो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में दो मेम्ब्रेन होती है, एक तो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव्य होता है उसको हम न्यूक्लियर प्लाज्म कहते हैं। जो बाकी जो वाइट पार्ट दिख रहा है आपको प्लांट सेल में, बस देखिएगा आप, तो इसे हम कहेंगे साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म रहता है। ये जो ऑरेंज कलर की जो बना है उसको हम कहते हैं गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस जो ब्लू कलर में बना है वो स्टोर करता है सेल सेप को, दैट इज़ वाई इट इज़ वैक्यूल्स, ठीक है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है ये आपको ऐसा दिखेगा क्योंकि इसके अंदर क्या रहेंगी? क्रिस्टी भी रहेंगी। प्लांट सेल में मैंने आपको बताया है कि इसमें सेल वॉल भी रहेगी और सेल मेम्ब्रेन तो हर एक सेल में होती है, ठीक है। तो सेल वॉल प्लांट्स में रहेंगी और वहीं आप देखोगे तो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है, सिर्फ एक सेल मेम्ब्रेन है या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। बीच में इसकी न्यूक्लियस रहेगी। तो कुछ चीज़ें आपको प्लांट सेल्स में ज़्यादा दिख रही होंगी, जैसे सेल वॉल, प्लास्टिड्स और वैक्यूल्स, ठीक है। बाकी ज़्यादातर चीज़ें प्लांट सेल और एनिमल सेल में सेम रहती हैं। हालांकि प्रोकारियोटिक और यूकारियोटिक में ज़्यादा फ़र्क आ जाता है क्योंकि प्रोकारियोटिक में डबल बॉन्डेड जो डबल मेम्ब्रेन वाली चीज़ें रहती है, जैसे कि आप देख लेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब नहीं होता है। उनके में जो जेनेटिक मटेरियल होता है उनके में न्यूक्लियस भी नहीं होता है। जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो भी ऐसे ही साइटोप्लाज्म में फ्लो कर रहा रहता है, मतलब उसके में राइबोसोम्स होते हैं 70S के, किसमें? प्रोकारियोटिक में राइबोसोम्स होते हैं।
बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं। 70S राइबोसोम जेनेटिक मटेरियल जो कि फ्लो करता रहता है, और सेल वॉल भी होती है उनके में, ठीक है। बाकी ज़्यादातर चीज़ें जो इनमें माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, न्यूक्लियस है ना, ये सब चीज़ें, गोल्जी बॉडी हो गई, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। अब आप देखें कंडेंसेशन की प्रोसेस कैसे होती है। तो देखिए ये एक न्यूक्लियस है ना, ये एक सेल के अंदर का न्यूक्लियस को ही मैंने ड्रॉ किया है। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये जो लंबा पतला सा धागा आपको दिख रहा है, ये होता है क्रोमेटिन नेटवर्क, क्रोमेटिन का जाल, ठीक है। और इसके वन एंड से जुड़ा रहता है न्यूक्लियोलस, ठीक। तो क्रोमेटिन नेटवर्क इस प्रोसेस में ये छोटा और मोटा होने लगता है ना, इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में देख रहे हैं आप इसको, ये थोड़ा सा छोटा भी देखा होगा और मोटा भी, उसके बाद ये ऐसे ऐसे स्ट्रिप्स में दिख रहा होगा। फिर अगली बार मतलब ये कंडेंसेशन की प्रोसेस के बाद क्रोमेटिन नेटवर्क क्रोमोसोम्स में बदल जाता है, पूरे क्रोमोसोम्स में बदल जाता है। और जैसे आप क्रोमोसोम्स जानते ही हैं, क्रोमोसोम क्या होते हैं, हमारे अंदर 23 पेयर्स होते हैं, और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, और स्ट्रिप्स के रूप में उसमें जीन्स रहते हैं।